नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज 14 फेब है, तो ऑब्वियसली सभी वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वैलेंटाइन डे से पहले हमें 14 फेब 2019 को नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि पुलवामा अटैक में हमारे वीर भारतीय जवान शहीद हुए थे, तो उनको भी हमारी तरफ से सादर श्रद्धांजलि। ठीक है, चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में हम बेसिक कंसेप्ट था एकदम जीरो से स्टार्ट किया था और एडवांस लेवल तक हमने वो पढ़ लिया है। अब बात आती है कि उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कैसे करें। ठीक है, तो आज मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं और उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जैसे कि क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। मुझे पता है कि अभी प्रीवियस 2 क्लास की पीडीएफ आना बाकी है ना, तो वो मुझे पता है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज की क्लास के साथ में ही वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तीनों क्लास की पीडीएफ एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। चलिए, तो जो बेसिक से लेके एडवांस तक जो हमने पढ़ा था, उस पर बेस्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने कुछ एग्जाम्स के पेपर से सिलेक्ट किए थे और वो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो उनको आज अपन देखेंगे। हल्का सा मैं रिवाइड करवा देता हूँ चैप्टर के बारे में, हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, उसको मैं एक बार रिवाइड करवा देता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था सबसे पहले कि संख्या क्या होती है। द मैथमेटिकल फिनोमेना विच कैन बी हेल्पफुल फॉर काउंटिंग इज नोन एज नंबर्स। ठीक है, जो गिनने में सहायक है वो क्या होंगे, संख्या कितने प्रकार की होती है उसका हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखा था। कौन कौन सा, जैसे एक हमने देखा था, चलो प्रमेय को बाद में लेंगे, सीक्वेंसली ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था प्राकृत संख्या देखी। उसके बाद में हमने पूर्ण संख्या देखी। पूर्ण संख्या के बाद में हमने पूर्णांक संख्या देखी। और पूर्णांक संख्या के बाद में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद में वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के बाद में काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या के बाद में सम्मिश्र संख्या। ये हमने संख्याओं के कुछ प्रकार देखे थे। ठीक, उसके बाद में पूर्णांक संख्याओं के हमने अलग अलग से 5 प्रकार देखे थे। वो 5 प्रकार कौन कौन से थे, एक तो धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा अशून्य पूर्णांक, उसके बाद में अधनात्मक, और उसके बाद में अऋणात्मक। ये हमने पूर्णांक संख्याओं के कुछ प्रकार देखे थे। उसके बाद में वास्तविक संख्याओं के भी हमने सेम 5 प्रकार देखे थे। वास्तविक संख्याएं कौन कौन से 5 प्रकार की थी, वही धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, अशून्य वास्तविक संख्या, अधनात्मक वास्तविक संख्या और अऋणात्मक वास्तविक संख्या। इनकी हमने बात की थी। इनके बाद में हमने संख्याओं के कुछ विशेष प्रकार भी पढ़े थे, और वो विशेष प्रकार जैसे कि सम संख्या, जैसे कि विषम संख्या, जैसे भाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या, ये भी हमने कुछ इनके प्रकार देखे थे। ठीक है, तो ये तो बेसिक इनका कंसेप्ट था। उसके बाद में हमने क्या देखा, कल वाली क्लास में हमने क्या देखा कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। उन अपरिमेय संख्याओं में हमने दशमलव संख्या पढ़ी थी, और दशमलव संख्या 2 प्रकार की थी, एक तो शांत और दूसरी अशांत, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, TDN से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, टर्मिनल डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत और अशांत। फिर शांत और अशांत भी, ये अशांत भी 2 तरह के हो गए, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती।
तो ऐसे करके हमने कुछ संख्याओं के क्लासिफिकेशन देखे थे। फिर आवर्ती संख्याओं को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी हमने देखा था। तो ये था संख्याओं का बेसिक जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूं। कुछ कंसेप्ट तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमने बेसिक पढ़ लिया, लेकिन वो क्वेश्चंस के बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट तो ऐसे होते हैं, बाकी जनरली मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। और बाकी जो भी बचे हुए हैं एडवांस लेवल तक के जो भी कंसेप्ट बचे हुए हैं वो हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में लेंगे और वहां से आपके हर डाउट क्लियर होंगे, ठीक। चलिए, तो मैंने दोस्तों कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो मैं तुम्हारे लिए पीडीएफ सेंड करता हूँ हैंड रिटन नोट्स की, वही मेरे पास है, ठीक है। तो इसमें से ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस की पीडीएफ मेरे पास है और यही आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं, मैं केवल क्वेश्चंस बोलूंगा, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगा, साथ के साथ में आपको पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम की। चलिए, तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है सत्य कथन है। ध्यान से सुनना, सत्य कथन है। अब सत्य कथन कौन सा है? पहला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, दूसरा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं प्राकृत संख्या की बात करता हूं, ठीक। प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी? प्राकृत संख्या क्या होती है? रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम n से, ठीक, n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब पहला कथन था हमारा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बिल्कुल सही है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 ही है, 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या होती नहीं है। दूसरा कथन है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। मैं कह रहा हूं कि 1 से स्टार्ट हो रही है और अनंत की ओर जा रही है, ठीक, अनंत की ओर जा रही है। तो क्या दूसरा कथन सही होगा? तुम कहोगे बिल्कुल सर सही होगा। तो इस हिसाब से तो तुम्हारा तीसरा आंसर सही होना चाहिए, उपरोक्त दोनों, लेकिन बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। तीसरा आंसर क्यों गलत होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, 1 से लेके अनंत की ओर जा रही है, अनंत की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि अनंत कोई वास्तव में कोई संख्या नहीं होती है, अनंत वास्तव में कोई संख्या नहीं होती है। अनंत का मतलब है कि आगे कंटिन्यू चलते रहो, इसका कभी एंड नहीं होगा, कभी अंत नहीं आएगा। अनंत को अगर हिंदी में शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो क्या होगा? अनंत, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, और अंत ना हो मतलब ये कंटिन्यूली चलते जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये अनंत कोई संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और अपना पहला कथन यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ये कथन 100% सही है। और ये कथन 100% गलत है कि अनंत सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है। गॉट माई पॉइंट? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्या जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखी जाएगा, संख्या 8 3 5 6 2 में 5 के स्थानीय मान और नैज मान का गुणनफल क्या होगा? 8 3 5 6 2 संख्या है अपनी 8 3 5 6 2, 8 3 5 6 2। इसमें 5 जो नंबर है ना, 5 जो नंबर है, इसके स्थानीय मान और नैज मान का गुणनफल बताना है, ठीक है। स्थानीय मान और नैज मान का गुणनफल बताना है। अब बात आती है दोस्तों, मैंने कल ही बोला था, कल की क्लास में ही बोला था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से पढ़ के आनी है, क्योंकि पहली दूसरी क्लास की चीजें होती हैं। स्थानीय मान, नैज मान वगैरह पहली दूसरी क्लास की चीजें, फिर भी मैं बता देता हूँ स्थानीय मान और नैज मान क्या होता है। जैसे मान लो मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, चलो अभी तो ये ऑनलाइन है। मान लो मैं ऑफलाइन में आपकी क्लास ले रहा होता है, ऑफलाइन में मैं आपके सामने हूँ, तो फिर मुझे आप क्या बोलोगे? सर, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं मार्केट में आपको मिलता हूं, तो मार्केट में मैं आपके लिए सर नहीं हूं, मैं एक सिंपल सा कोई भी एक असाधारण व्यक्ति हूं, कोई आम आदमी हूं। तो ऐसे ही स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान का जो उसकी पोजीशन की वैल्यू है, ऐसे ही किसी भी नंबर की भी पोजीशन की वैल्यू होती है, वो ही उसका क्या होता है? स्थानीय मान। और नैज मान कहो या वास्तविक मान कहो, दोनों का एक ही मतलब होगा, ठीक है। नैज मान या वास्तविक मान, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो स्थानीय मान, अब मैं इस 5 की बात करता हूं। देखो
83562। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान या 5 की प्लेस वैल्यू कैसे क्या होगी, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है वो लिखो, उसके आगे जितने भी अक्षर है उतनी जीरो लगा दो, वही उसकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मैंने 5 के आगे 2 अक्षर है ना, 6 और 2 अक्षर है, मैंने 2 जीरो लगा दी। ठीक, 2 जीरो लगा दी मैंने, क्या आया 500 आया। ये तो हो गया इसका क्या, स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। अब बात आती है नेजमान। नेजमान या वास्तविक मान क्या होता है, तो नेजमान या वास्तविक मान वास्तव में वो संख्या ही होती है जो उसका रियल मान है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो ही उसका नेजमान होता है। तो 500 इंटू 5 करेंगे, अपना आंसर कितना आया 2500। ऑप्शंस थे तुम्हारे, ऑप्शंस थे 250, 25, 2500 एंड 2810। ठीक है, ये जो तुम्हारे आंसर थे, सॉरी ऑप्शन थे, इसमें से अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। स्थानीय मान और नेजमान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है उसकी पोजीशन पर उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर जैसे मान लो स्थानीय मान चेंज हो जाता है, नेजमान कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो यही 5 उठ के यहाँ आ जाए और ये 3 यहाँ पर चला जाए, मतलब ये नंबर हो जाए 85362। अब यहाँ पर इसका जो स्थानीय मान है वो 500 ना रह के 5000 हो गया। ठीक, क्योंकि इसके आगे 3 अक्षर आ गए ना, तो 3 जीरो लग जाएंगे, तो स्थानीय मान चेंज हो जाता है। जैसे ही जगह चेंज होगी ऐसे ही स्थानीय मान चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं, अपने राजस्थान के सीएम साहब कौन है, गहलोत जी है ना, गहलोत जी हैं। तो अभी तो वो सीएम है, लेकिन जैसे ही मान लो इलेक्शन हो जाता है और इलेक्शन में गहलोत साहब की जगह कोई और आ जाए, ठीक है, गहलोत साहब की जगह कोई और आ जाए, तो वो सीएम हो जाएगा और गहलोत साहब क्या हो जाएंगे, पूर्व सीएम। ठीक है, पूर्व सीएम जो पहले के थे, पहले के जो सीएम थे वो हो जाएंगे, या भूतपूर्व कह सकते हैं, भूतपूर्व सीएम, तो वो हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या था कि वहां पर वैल्यू किसकी थी, वहां पर वैल्यू उनकी चेयर की थी, उनकी पोजीशन की थी। ऐसे ही यहाँ पर भी वैल्यू किसकी होती है, पोजीशन की होती है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.018 बार परमेय संख्या का व्यंजक होगा। परमेय संख्या क्या दी हुई है, 0.018 बार, और इसके तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 8/999, सॉरी 18, और दूसरा है 18/99, तीसरा ऑप्शन है 18/990, फोर्थ ऑप्शन है 180/999। ये अपने 4 ऑप्शन थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अगर कल की क्लास तुमने ठीक से देखी होगी, सिंसियरली तरीके से देखी होगी, तो आंसर तुम्हारा आ चुका होगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, कल की क्लास सीरियसली देखिए। तो अगर नहीं देखी है तो फिर देखो, और उसके बाद में ये क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट मेथड में क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट मेथड कैसे निकालते हैं इसका। डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बताया था, ऊपर जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको लिखो, 018 लिख दिया। उसके बाद में क्या करो, अपॉन में अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो 10 की पावर 3 से डिवाइड करो। ठीक है, 10 की पावर 3 से, और उसमें से भी 1 माइनस करके, और यहाँ पर 2 ही नंबर पर बार लगी होती तो 100 में से माइनस करते। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 में से माइनस करेंगे, मतलब 999। आंसर आ चुका है भाई, आंसर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, नहीं आया समझ में, दोबारा देख लो। अपना क्वेश्चन था कि 0.018 बार। ठीक, मैंने शॉर्ट मेथड बताया, अभी मैं पूरे तरीके से भी बता दूंगा कि कैसे किया था मैंने। ठीक है, पूरे तरीके से भी बता दूंगा। तो 0.018 बार को जब हमने सॉल्व किया था, तो मैंने क्या बोला कि जितने पर बार लगी है ना, उतने ही अक्षर बाद पॉइंट खिसका दो, उतने ही अक्षर बाद पॉइंट खिसका दो। मतलब 3 अक्षरों पर बार लग गया, 3 अक्षर बाद पॉइंट खिसका दो, तो क्या बचा 018, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट वाली सारे नंबर 0 हो जाते हैं, सभी को पता है ना, मेन कंसेप्ट आपको सभी को पता ही होगा। तो वहां के सारे नंबर 0 हो जाते हैं, और अगर वो सारे नंबर 0 हो गए तो ये पॉइंट खत्म। अभी अपने पास क्या बचा, केवल 18 बचा ना, केवल 18 बचा। 3 नंबर पर बार लगी हुई है, इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, और 1000 में से 1 माइनस करके उसको डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो कितना बचा, 999। तो ये अपना आंसर आया 999। हालांकि इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, अभी जैसे 9 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शन ही इसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं सर, हमें ये शॉर्ट मेथड नहीं आया समझ में,
मैं तो पूरे उस कंसेप्ट से ही बताओ, मैं बता देता हूँ कंसेप्ट से दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। मैं कंसेप्ट से बता देता हूँ। देखो ये था 0.018, 0.018, इस पर बार लगा हुआ है, मतलब यही नंबर रिपीट होते जाएंगे, 018, 018, 018 एंड सो ऑन, ठीक। ये क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसके बाद में क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, 3 नंबर पर बार लगी हुई है, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000x इक्वल्स टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई ये होगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो 3 अक्षर आगे चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 018.018 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1000 माइनस x, ठीक है, 1000x माइनस x, तो क्या होगा 999 और x, सॉरी ये x इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा देखो 18.018 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा। ये क्या है 0.018 एंड सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, कहने का मतलब ये सारे तो 0 0 होते हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट ये सारे के सारे टर्म क्या हो गए 0 0 हो गए ना सारी। इधर क्या बचा 18, मतलब 18 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद में सारी 0, तो 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा ना, अब तो 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, तो यहाँ क्या बचा 18। तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 18/999। ये आंसर जो हमारा इतने उससे आया था वो हमने डायरेक्ट बता दिया था कि आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए अगर किसी के दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर ये पॉइंट के बाद में 0 कैसे खत्म हो गई, ये समझ में नहीं आया, तो देखो इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, मुझे भी पता है, लेकिन मैं कहानी ऐसे ही नहीं सुना रहा, कहानी टॉपिक से रिलेटेड सुना रहा हूँ दोस्तों। मैं कभी भी टाइम जाया नहीं करता, मुझे भी पता है कि मेरा भी टाइम कीमती है और आपका भी टाइम कीमती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप कभी भी पॉइंटों के बाद में जो 0 लगी होती है उनका इंपॉर्टेंस समझ जाओगे क्या होता है। तो दोस्तों क्या हुआ, एक आदमी था, बेचारा गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब था, उसको पैसों की जरूरत पड़ी, तब तक मैं सीट रख देता हूँ ना। उसको पैसों की जरूरत पड़ी, अब वो पैसे लेने के लिए किसी साहूकार के पास गया। साहूकार के पास गया तो साहूकार से उसने बोला कि सेठ जी मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो ब्याज पर। साहूकार ने बोला कि ठीक है भाई ले जा ब्याज पर, ब्याज उनका ब्याज फिक्स हो गया कि इतना ब्याज लगेगा, और साहूकार ने उसको पैसे दे दिए। तो जैसे आजकल स्टैम्प पेपर चलते हैं, ऐसे ही पुराने जमाने में लिखते थे कागज में, तो साहूकार ने उसमें लिखा कागज में कि भाई इसने, जैसे उसने रुपए ले लिए 1 लाख रुपए लिए थे उसने, है ना, 1 लाख रुपए उसने लिए थे, और 1 लाख रुपए लेके कागज में वो साहूकार ने बोला कि ले भाई यहाँ पर तू साइन कर दे। तो वो बेचारा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, तो उसने बोला कि सेठ जी मुझे तो सिग्नेचर करना नहीं आता, तो मैं तो अपना थंब लगाऊंगा, अंगूठा लगाऊंगा। सेठ ने सोचा कि इसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो क्यों ना इससे थोड़े से पैसे ऐंठ लिए जाएं। अब सेठ ने उसको बोला कि ठीक है भाई तू थंब लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। आदमी ने बोला क्या इच्छा है सेठ जी, अब बताओ, कोशिश करूंगा मैं कि पूरी कर सकूं, क्योंकि भाई आप मुझे पैसे दे रहे हो, मेरा काम चला रहे हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी हेल्प कर पाऊं। तो सेठ जी ने कहा कि भाई मेरी ज्यादा कुछ इच्छा नहीं है, मैं क्या करता हूँ बस ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इसमें बस मुझे एक छोटी सी एक 0 लगानी है। अब बेचारा अनपढ़ आदमी था, उसको क्या पता कि 0 लगाने से क्या हो जाएगा, और सेठ ने दिमाग लगा लिया कि अगर मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, इसका मतलब ये पैसे कितने हो जाएंगे, 10 गुने ज्यादा हो जाएंगे ना, एक 0 लगाने पर 10 गुने ज्यादा हो जाते हैं। तो सेठ जी ने बोला कि मुझे बस एक छोटी सी 0 लगानी है। आदमी ने सोचा कि 0 तो लगानी है, उसको क्या पता कि पैसे 10 गुने हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है सेठ जी लगा दो। अब सेठ जी ने क्या किया कि उसमें 0 लगा दी, आदमी का अंगूठा लगवा लिया। कोई बात नहीं। अब उनमें जो जैसे मान लो 1 साल का टाइम फिक्स हुआ कि 1 साल बाद में पैसे दे दूंगा, तो 1 साल बाद में बेचारा आदमी 1 लाख रुपए लेके ब्याज सहित और वो सेठ जी के पास पहुंचा कि सेठ जी ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी उसको देख के आगे बोला होगा कि भाई मुझे तो मेरे पैसे पूरे चाहिए। आदमी ने बोला कि सेठ जी पूरे पैसे तो है, मैं 1 लाख रुपए आपसे लेके गया था और ये 1 लाख रुपए लो, ये उसका ब्याज लो। सेठ ने कहा कि नहीं तू 1 लाख रुपए लेके नहीं गया था, तू 10 लाख रुपए लेके गया था। ये देख मेरे पास तेरा ये लिखा हुआ, तेरा अंगूठा लगा हुआ मेरे पास लिखा हुआ रखा है। आदमी बेचारा परेशान।
उसने बोला क्या करें? सेठ ने बोला कि या तो मेरा 10 लाख रुपए ब्याज सहित वापस कर, नहीं तो फिर मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। आदमी परेशान की नहीं, बोला सेठ जी पुलिस कंप्लेंट तो मत करो, कोशिश करता हूँ, वैसे तो मैं गरीब आदमी हूँ, इतना कहाँ से करूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। आदमी घर आया, बेचारा परेशान रहने लगा। उस आदमी का बच्चा था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा लिखा था। तो उसने पूछा कि पापा क्या बात है, कैसे आजकल परेशान रहते हो? तो उस आदमी ने उस बच्चे को बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करें समझ नहीं आता। तो उस बच्चे ने कहा कि बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आप मुझे अपने साथ ले चलो और वो सेठ जी से बात मैं कर लूंगा। पहले तो आदमी ने मना किया कि नहीं, वो सेठ पहले से ही मतलब नाराज है और उसके बाद में तुझे देखेगा तो बोले नहीं नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा नहीं, प्यार से बात करूंगा। बोले ठीक है। वो बच्चा उस आदमी के साथ सेठ जी के पास पहुंच गया। तो उस बच्चे ने कहा कि सेठ जी, आपको अगर याद हो तो आपने उस टाइम जब पापा पैसे लेके गए थे तो आपने बोला था कि मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि मुझे एक जीरो लगा ले दो। तो सेठ ने कहा कि हाँ। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी भी एक छोटी सी ख्वाहिश है, आपने इतनी बड़ी जीरो लगाई, मुझे तो बस एक छोटा सा पॉइंट लगाना है, छोटा सा पॉइंट लगाना है। अब सेठ उस बच्चे की बातों को नहीं समझ पाया कि ये कहना क्या चाह रहा है, और उसने कहा कि अगर पॉइंट ही लगाना है कोई बात नहीं, लगा ले। सेठ ने उसको परमिशन दे दी कि ठीक है तू इस पर पॉइंट लगा ले, और उस बच्चे ने क्या किया, यहां पर पॉइंट लगा दिया, यहां पर पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों देखो मैथ का जादू, क्या हो गया, जो 10 लाख रुपए थे यहां पर पॉइंट लगाने के बाद में अब वो रुपए कितने रह गए, 1 रुपया। 1 रुपया बच्चे ने 1 रुपया सेठ जी को दिया, बोले सेठ जी ये लो 1 रुपया, और इस 1 रुपए का जो भी ब्याज बनता है वो ले लो। सेठ आग बबूला हो गया, बोले अरे ऐसे कैसे? तो बच्चे ने कहा कि अब तुम अगर पुलिस ना बुला सको तो हम बुला लें। बोलो भाई लिखा हुआ है 1 रुपए का। मजबूरन सेठ जी को शर्मिंदा होना पड़ा, शर्मिंदा होकर और उसने वो पैसे ले लिए। तो कहने का मतलब क्या था, मेरा यहाँ मकसद ये कहानी सुनाना मकसद नहीं था मेरा मकसद ये था कि पॉइंट लगने के बाद में क्या हो गया, वो एकदम उसकी वैल्यू ही चेंज हो गई। तो पॉइंट के बाद में जितनी भी जीरो लगे होंगे ना, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब तो समझ में आई चुका हुआ है पॉइंट का खेल, है ना। चलिए अगला है 7 की पावर 105 का इकाई अंक कितना होगा? 7 की पावर 105। अब देखो दोस्तों, इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें थोड़ा सा लॉजिक चलता है। अब वो लॉजिक क्या होता है वो समझो। जैसे देखो, अगर ये कितना है 7 की पावर 105, 7 का मैंने अगर 7 की पावर 1 करता हूं वैल्यू कितनी आएगी 7। 7 की पावर अगर मैं 2 करूं कितना आता है 49। 7 की पावर अगर मैं 3 करूं तो कितना आएगा 343। 7 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 और 0 और 24 ये आ जाएगा। बस इतने तक काफी चल जाएगा अपना काम। इतने से कहने का मतलब है कि जिसकी भी पावर निकालनी है उसकी 4 पावर तक देखो, 4 पावर तक तुम्हें एक सीक्वेंस दिखाई दे जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसकी 4 पावर आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4 की पावर 26.7 कैसे लिख दिया सर, ये समझ में नहीं है हमारे, कोई बात नहीं। 26 का देखो 7 की पावर 4 और उसकी भी होल पावर 26, पावर की जो पावर लगी होती है वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 26 इंटू 4 मैंने किया, कितना आया 104। इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म की वैल्यू मतलब इस टर्म का मतलब क्या हुआ कि इसकी 7 की पावर 104 डॉट 7 का मतलब 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1, अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा उसका लॉजिक समझो। उसका लॉजिक ये है कि 7 की पावर 4 हमने जस्ट अभी देखा कि इसका वंस प्लेस पर डिजिट क्या है 1, इकाई का अंक क्या है 1, इकाई का अंक 1 है, और 1 का तो तुम्हें पता होगा कि 1 की पावर कितनी भी लगा लो उसका हमेशा मान कितना रहता है 1 ही रहता है। अब हमें तो इकाई के अंक से मतलब है पूरा का पूरा नंबर थोड़े ना कैलकुलेट करना है भाई। 7 को तुम 105 टाइम्स थोड़े ना लिखोगे, ऐसे कहां तक कैलकुलेट करोगे, पेपर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा। ऐसे तो हमें तो केवल इकाई का अंक चाहिए। तो इकाई का अंक लाने के लिए हमने क्या किया कि हमें पता लग चुका है यहाँ से कि अगर मैं 7 की पावर 4 करता हूं तो इकाई के अंक पर 1 आता है। ठीक, तो 7 की पावर 4 जो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भले ही आगे कुछ भी हो लेकिन इकाई का अंक तो क्या रहेगा 1 रहेगा, इकाई का अंक तो 1 रहेगा ना। इसकी पावर कितनी है 26.7, आगे भले ही कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब 1 की पावर 26, 1 की पावर 26 क्या कितनी भी लगा लो, 1000 लगा लो, 10,000 लगा लो, 10 करोड़ लगा लो, 50 लाख लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर तो 1 ही रहती है। तो 1 की पावर 1 तो 7 इंटू 1 कितना आया 7। कहने का मतलब है कि 7 की पावर 105 का इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा 7। समझ में आया कैसे निकालते हैं?
अगर नहीं आया हो एक बार हम फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसे 7 का हमने देखा, ऐसे ही किसी का भी देख सकते हैं। देखो हमें उनमें एक पैटर्न देखना होता है, और वो पैटर्न क्या होता है वो चीज समझ लो। देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गए। अब देखो अगर किसी का इकाई का अंक 0 है, वो हमेशा 0 ही रहेगा, हमेशा उसका 0 ही रहेगा, चाहे कितनी भी पावर हो 0 ही रहेगा उसका इकाई का अंक। अगर 1 है, पावर कितनी भी हो, हमेशा इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर 5 है, इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। अगर 6 है, इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी, है ना, प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो मैंने लिखा 11 का स्क्वायर कितना आया, 121। मैंने लिखा 21 का स्क्वायर कितना आया, 441। इकाई का अंक तो 1 ही चल रहा है ना, किसी का भी निकाल के देख लेना जिसका इकाई का अंक 1 हो, स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम निकालना हो वो निकालो, हमेशा वैल्यू ऐसे ही आएगी जिसकी इकाई का अंक 1 होगा, ठीक। चलिए अब मैं बात करता हूं 2 की। 2 का देखो 2 की पावर 1 तो 2 होती है। 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 करूं तो कितना आएगा 8, 2 की पावर 4 करूं तो कितना आएगा 16। अब 16 के बाद में फिर 2 की पावर 5 अगर मैं करता हूं तो मतलब 16 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 32। 2 की पावर 5 कितना आ गया 32। 32 में वापस वही नंबर रिपीट कौन सा हो गया 2, वापस वही नंबर क्या हो गया 2। कहने का मतलब है 2 की पावर ऐसे रिपीट होती रहती है। तो अगर जैसे मान लो पूछ लिया जाता है, कोई नंबर ऐसा दे दिया जाता है जिसमें 2 की पावर है, तो 2 की पावर उसको चेक कर लो कि वो खत्म कहां पर हो रही है, खत्म कहां पर हो रही है। अगर 1 पर खत्म हो रही है, 1 पर खत्म हो रही है तो उसका इकाई का अंक 2 होगा। अगर 2 पर खत्म हो रही है, मतलब पावर 2 पर खत्म हो रही है, तो 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इनको चेक कर लिया जाता है, इनमें पैटर्न देखा जाता है। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का 9 और पावर 3 करेंगे तो 27, पावर 4 करेंगे तो 81, मतलब 4 पावर पर यहाँ पर बना रहा है, 4 के बाद में कितनी भी पावर उसके ऊपर लगी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी 4 और 6 घूमेगा। अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो 4, 4 की पावर 2 करता हूं तो 16, 4 की पावर 3 करता हूं तो 64, 4 की पावर 4 करता हूं, 4 की पावर 4 करता हूं तो 64 4 जा कितने हो जाएंगे 256। अब यहां से पता चल रहा होगा कि जब जब पावर ऑड नंबर है, जब जब पावर ऑड नंबर है तब तो 1 प्लेस पर कौन आ रहा है 4, जब जब पावर इवन नंबर है तो कौन आ रहा है 6। तो ऐसे करके पैटर्न देखा जाता है, ठीक। ऐसे ही 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही चलेगा, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही चलेगा। 7 की पावर देखें तो 7 की पावर 1 तो 7, 7 स्क्वायर तो कितना हो गया 49, 7 क्यूब तो कितना हो गया 343, और 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 और 0 और 23 ये आ जाएगा, 24। तो 1 प्लेस पर कौन आ गया 1। अब उसके बाद में इसकी पावर कितनी भी हो, अगर 7 की पावर 4 है तो उसके बाद में कितनी भी पावर हो तो इसकी 1 प्लेस पर वैल्यू कितनी होगी तो 1 होगी। ऐसे ही अब देखो 7 की पावर क्या दी हुई थी हमें, 7 की पावर 105। तो अभी 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 कितनी आ गई, 7 की पावर 4 आ गई 2401, ठीक है, ये आ गई ना। तो अब मैंने क्या किया कि 7 की पावर 4 लिखा और इसकी होल पावर कितनी हो गई 26 और .7। अब ये कहां से आया सर, ये चीज समझ में नहीं आई हमारी, तो ये समझ में नहीं आई। तो देखो 7 की पावर 4 की वैल्यू 1 प्लेस पर बनाई थी ना, 7 की पावर 4 की वैल्यू 1 प्लेस पर बनाई थी, तो मैंने क्या किया 105 जो पावर थी उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर कितना आया 26 आंसर आया, ठीक 26 आया। तो 4 से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इंटू 26 में करता हूं तो मेरे पास 104 आ जाएगा, क्योंकि अभी रिमाइंडर 1 बचा हुआ है ना, रिमाइंडर 1 बचा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 7 की पावर 4.26। लेकिन अभी 1 रिमाइंडर बचा हुआ है और ये 1 रिमाइंडर क्या है 7 की पावर है, इसलिए 7 की पावर 1, ठीक है, ऐसे लिखा। अब इससे फायदा क्या हुआ 7 की पावर 4 और उसकी होल पावर 26। 7 की पावर 4 पर नंबर जो भी आए लेकिन इकाई का अंक तो हमेशा एक ही आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू तो क्या हो गई अपने पास 1। 7 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 7 और अपना आंसर कितना आ गया 7। ये इनका पावर का बेसिक कंसेप्ट होता है, चाहे पावर कितनी भी दे रखी हो, हजारों लाखों में दे रखी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन ये मेथड होता है उसको निकालने का, ठीक। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया बेशक आप कमेंट कीजिए, एक बार फिर से मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपना
81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 और 85 ऐसे करके, और ये 89 तक है। और इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो चुटकियों में इसका आंसर दे पाओगे। कैसे, देखो 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू एंड सो ऑन 89, ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें इकाई का अंक देखना है हमें। इकाई का अंक देखने के लिए इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। मल्टीप्लाई सभी को करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, ये 9 तक मल्टीप्लाई होंगे, 9 तक मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन दोस्तों एक कॉमन सेंस वाली बात क्या है, 2 इंटू 5 जब हम करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 आ जाएगा मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। तो कोई भी नंबर हो अगर उसमें 5 और 2 इकाई के अंक पर हैं और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमेशा उसका वंश प्लेस पर डिजिट क्या होगी? 0 होगी। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। ठीक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसका? 0। समझ में आया? अगर नहीं आया हो कैलकुलेटर उठाना, अगर हाथ से कर सको तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि हाथ से तो तुम लोग करोगे नहीं। तो खैर कोई ना, कैलकुलेटर उठाना, कैलकुलेटर उठा के और इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर तुम्हारा जो भी आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा? 0। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर 2 इंटू 5 हो रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग नंबर में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर में मैं बता चुका हूँ 2 और 5 ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर इकाई के अंक पर क्या आ जाएगा? 0। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। दोस्तों मैंने करवाया हुआ है, और दोस्तों ये ऐसे नहीं है। देखो सीट तुम देख सकते हो, टेलीग्राम पर भी देख पाओगे क्लियर। देखो ये 7 की पावर 105 ये एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में अभी जो हमने किया था 81 इंटू 82 इंटू एंड सो ऑन 89 तक, ये जो किया था ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में हाँ, ये एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। दोस्तों जब मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी, सम और विषम संख्याएं पढ़ाई थी, उस टाइम मैंने विशेष फोकस किया था इस बात को कि पूछ जाती है, और देख लो रेलवे ने पूछी भी है। ठीक है, रेलवे ने पूछी भी है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अकेला 2 है जो अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशांत आवर्ती संख्या का उदाहरण पूछा है। अशांत आवर्ती संख्या कौन सी है? तो देखिए अशांत आवर्ती संख्या का उदाहरण है 0.6666 एंड सो ऑन। अगला है 0.010010001 एंड सो ऑन। अगला है 0.25 255 2555 एंड सो ऑन। और अगला है 3.21। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो 3.21 है ना, ये तो अशांत संख्या तो है ही नहीं, ये तो कैसी है? शांत। ऑप्शन क्रॉस करना सीखो, ये खत्म कहानी इसकी। ठीक है, उसके बाद में क्या है 0.25255255 एंड सो ऑन। आगे कंटिन्यू चलता जाए। दोस्तों मुझे ये बताओ क्या मैं इस पर बार लगा सकता हूँ क्या? बार लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 तो एक बार ही रिपीट हो रहा है, लेकिन 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पर 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिपीट होता जा रहा है। मतलब मैं बार यहाँ पर नहीं लगा सकता। बार नहीं लगा सकता तो ये कैसा नंबर हो गया? ये हो गया अशांत अनावर्ती। नाम से स्पष्ट है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट होने वाला, अनावर्ती जो रिपीट ना हो। ठीक है, रिपीट ना हो तो वो ये कैसा हो गया? अशांत अनावर्ती हो गया। अगला ऑप्शन था हमारा 0.00100100001 एंड सो ऑन। यहां भी देख सकते हो सेम वही पैटर्न चल रहा है ये वाला। तो ये भी कौन सा हो गया? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। और अब लास्ट ऑप्शन अपना क्या बचा? 0.666 एंड सो ऑन। तो ये ऑब्वियसली क्या होगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, क्योंकि ये कंटिन्यू आगे तक बढ़ रहा है, इसलिए तो हो गया अशांत। ठीक है, आगे तक कंटिन्यू जा रहा है इसलिए तो अशांत हो गया, और एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए क्या हो गया? अशांत आवर्ती। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.6 बार। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अशांत आवर्ती संख्या का उदाहरण क्या है? 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखो एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो निम्न में से अपरमेय संख्या का उदाहरण है। अपरमेय संख्या का उदाहरण कौन सा होगा वो बताना है हमें। तो देखो 3 + √2 √49
अंडर रूट 25 माइनस अंडर द रूट 16 और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन था, ये अपना क्वेश्चन था। अब दिमाग में एक चीज आई होगी कि सर ने बताया था कि अंडर रूट अगर किसी भी संख्या पर लगाओ तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन दोस्तों मैंने ऐसे तो नहीं बताया कि किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगाओ वो अपरिमेय होगा। मैंने बताया किसी भी अभाज्य संख्या पर अंडर रूट लगाओ वो क्या होगा, अपरिमेय। अब देखो यहाँ पर अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको लो 49 और इस पर लगा हुआ है अंडर रूट, लेकिन 49 पर अंडर रूट लगा हुआ है। 49 अभाज्य नंबर तो नहीं है ना, अभाज्य संख्या तो नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो नहीं है ना, भाज्य है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, जो कि कैसा है, रेशनल नंबर है। ये कैसा है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 माइनस 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, आंसर कितना आया 1 क्या होता है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये क्या है 3 + √2। और मैंने जो तुम्हें पीडीएफ दी हुई है क्लास की, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से योग किया जाए तो सॉरी, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से योग किया जाए तो हमेशा तो नहीं, लेकिन 99% में वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। आई बात समझे? तो किसी का जिसका भी इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आया हो वो अपना थोड़ा सा और कंसेप्ट ठीक करें, और इसका आंसर क्या होगा 3 + √2। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, 3 + √2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो फिर वही LIC एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, LIC एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 और इसका इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक कितना होगा। अब देखो इकाई का अंक इसमें हमें देखना है। अभी जस्ट मैंने बताया था इकाई का अंक चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो 7 की पावर 4 इसमें इकाई का अंक बना जाता है। मैंने अभी बताया था ना, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। उसके बाद में 3 की पावर 4 करें तो 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 81, मतलब इसमें भी पावर 4 पर कितना आ जाता है, इकाई का अंक बना जाता है। ठीक है, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 3 की पावर 4 करेंगे कितना आ गया 81 आ गया। 81 आ गया, मतलब यहाँ भी पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 95 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 4 को जब मैं 95 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 और 3 और डॉट 7 की पावर 3, ये आ जाएगा 23 4 जा 92 और 92 और 3 95 होगा ना। चलिए ये मैंने इस पर पूरे पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, माइनस ऐसे ही इसका कर लेते हैं 3 की पावर 4 की और 4 पावर की, तो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 56, 14 4 जा 56 14 और डॉट, अब देखो 56 हो गए, ये 2 पावर और बची हुई है तो 3 की पावर 2। समझ में आया ना। यहाँ पर देखो 95 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 1 5 4 3 जा 12 रिमाइंडर 3। अब देखो 23 इंटू 4 किया तो अपने पास कितना आ गया 92 आ गया, लेकिन अभी 3 रिमाइंडर बचा हुआ है ना, इसलिए मैंने सेपरेट में 7 की पावर 3 लिख दी। ऐसे ही यहाँ पर किया कि 58 को डिवाइड किया मैंने 4 से, तो 4 बन जा 4, बच्चे कितने 18, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 2, इसलिए मैंने रिमाइंडर 2 है इसलिए मैंने यहाँ पर पावर 2 लगा दी। ठीक, अब देखो, अब समझो इसको, इस टर्म की वैल्यू तो 1 हो चुकी, मतलब इकाई का अंक बना गया ना इसका। तो 7 की पावर 4 थी और 4 की इसमें इकाई का अंक बना गया 1 की पावर 23, इसका मतलब इसका आंसर तो इसकी इकाई का अंक कितना आ गया 1 डॉट 7 की पावर 3 कितना आ गया 343। ठीक है, तो 1 इंटू 343, इसका मतलब तो यहाँ पर तो इकाई का अंक कितना आएगा 3। ठीक है, उसके बाद में इधर देखें, यहाँ पर तो इकाई का अंक, इस वाली टर्म का इकाई का अंक क्या हो चुका 1, इसका 1 हो गया, और माइनस ये तो 1 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 वैसे तो होता नहीं है, तो जैसे हम जनरली माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं कि यहाँ से 10 उधार ले लिया और ये 13 हो गए, 13 माइनस करेंगे 9 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अरे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो 23 माइनस
19 होता। तो कैसे करते हैं कि 3 में से 9 माइनस नहीं हो रहा है, तो यहाँ से 10 कैरी लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है 13 हो जाता है ना। 13 माइनस 9 तो ये कितना हो जाता है 4। तो ऐसे ही आगे जो भी नंबर होगा, हमने तो केवल इकाई का अंक ही तो देखना है। तो इकाई का अंक देखने के लिए जब 3 में से 9 माइनस नहीं हो रहा है तो कैरी किए, और कैरी किए तो कितने हो गए 13 हो गए। 13 माइनस 9 तो आंसर कितना आ गया हमारा 4। आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 4 आंसर बोला है दोस्तों मैंने, 4th ऑप्शन नहीं बोला है। हो सकता है 4th ऑप्शन पर कुछ और हो। क्या है 4th ऑप्शन पर? हाँ 4th ऑप्शन पर तो 7 है, 7 तो गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 4, यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परमेय संख्या का उदाहरण है। निम्न में से परमेय संख्या का उदाहरण है। तो परमेय संख्या का उदाहरण देखो, मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर प्राइम नंबर है और उस पर अंडर रूट लगा हुआ है, वो कैसी होती है अपरमेय संख्या। पाई के बारे में मैं बता चुका हूं। सर्किल की सरकमफेरेंस और उसका डायमीटर, इन दोनों का रेशो होता है। तो ये भी क्या हो गई अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय। और अगला दिया हुआ है अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6 भाई। अंडर रूट 36 की वैल्यू 6, और ये क्या होती है परमेय संख्या। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी परमेय संख्या का उदाहरण क्या आ जाएगा 36। उसका अगला है, संख्या 3 व 4 के मध्य कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी। 3 व 4 के मध्य में वास्तविक संख्याएं कितनी होंगी। तो हमने डेंस प्रॉपर्टी पढ़ी है वास्तविक संख्याओं की, और सॉरी डेंस प्रॉपर्टी पढ़ी है, उनका सघनता गुण पढ़ा है। और मैंने बताया कोई भी दो परमेय संख्या ले लो, इनके बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी दो परमेय संख्या हो, उनके बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। इसने क्या बोला है 3 व 4 के मध्य में कितनी होंगी। तो कोई भी संख्या हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अनंत इसमें राइट आंसर होगा। अनंत परमेय संख्याएं इनके बीच में विद्यमान होंगी। ठीक है, निम्न में से वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने क्या बताया था वास्तविक संख्या की परिभाषा में क्या बताया था कि परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या इन दोनों से मिलकर क्या बनती है वास्तविक संख्या बनती है। परमेय संख्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं Q से। अगर इसका यूनियन में किससे कर दूं अपरमेय संख्या से, तो अपरमेय संख्या को रिप्रेजेंट किससे करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Q। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Q यानी Q का इनवर्स भी कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हो। तो Q यूनियन ऑफ QC, ये इसका राइट आंसर होगा, जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो सिलेक्टेड थे, जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए थे, वो मैं लेके आया। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी हमारे बहुत कम क्वेश्चन है, पहली क्लास है क्वेश्चन सीरीज की, तो अभी तक तो कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो अभी और 3-4 क्लास हम क्वेश्चन सीरीज पर ही लेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर यहाँ से आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा मिल रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।